अस्सलाम वालेकुम गाइस, होप आप सब खैरियत से होंगे। जो लेक्चर्स आप नीचे अभी सुनने लगे हैं न्यूरो एनाटमी के, ये मैंने कैप्लन न्यूरो एनाटमी से बनाए हैं। और ये बेसिकली लेमैन के लिए बनाए हैं, जिसमें आप कैजुअल वे में सारे लेक्चर्स आप गो थ्रू कर सकते हैं, रिव्यू भी कर सकते हैं। और अगर किसी ने पहली बार सुनने हैं, जो पहले कहीं से पढ़े नहीं हुए, तो उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होंगे। और FCPS पार्ट 1 एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इसमें क्वेश्चंस आते हैं उसमें एग्ज़ाम में, वो भी मैंने साथ साथ इसमें डिस्कस किए हैं। तो होपफुली ये बहुत बेनिफिट देंगे आप लोगों को। और प्लीज़ सुने, और साथ जो मेरा लिंक है इसको सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अब आज जो है ना, मैं तुझे यही चैप्टर 5 ही है, ब्रेन स्टेम, और इसको आज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बड़ा चैप्टर है और है भी इंपॉर्टेंट, इसलिए ज़्यादा टाइम इस पे लगाया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर जो इम्पोर्टेंट एक चीज़ जो MCQ की फॉर्म में आ जाती होती है ना, वो एक वेबर और रैनी टेस्ट भी पूछ लेते हैं अक्सर। तो वेबर्स और रैनी टेस्ट जो है ना, मैं तुझे एक तस्वीर भेजूंगा, मेरे पास पड़ी हुई है, वहाँ से समझी, वो तुझे ज़्यादा आसानी से उसे समझ आ जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, अब ये 319 पेज पे तू दे के जो इन्होंने ऑडिटरी पाथवे बनाया है ना, ये तुझे पता होना चाहिए। इसी तरह विजुअल पाथवे भी पता होना चाहिए। अब देख, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन जो है इसके अंदर, वो कॉकलियर हेयर सेल से स्पाइरल गैंग्लियन बनाता है, और वहाँ से आगे जा रहा होता है कॉकलियर न्यूक्लियस में साइनैप्स करता है। वहाँ से सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ना, वो दोनों तरफ के सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस में जाता है, दोनों तरफ के, ठीक है। सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस तुझे पता है मेडुला में पड़ा हुआ है, दोनों तरफ जाता है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे पॉन्स लिखा हुआ है, पॉन्स में वो स्टार्ट हो जाता है, लेकिन होता वो मेडुला तक जा रहा होता है, क्योंकि ऑलिव्स जो है वो मेडुला में होते हैं बेसिकली। ट्रेपेजॉइड बॉडी के थ्रू दोनों तरफ जाता है, ठीक है। सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस इसी वजह से, अगर दोनों, क्योंकि दोनों तरफ जाते हैं, तो इसी वजह से अगर एक कान बहरा भी हो जाए ना, तो बंदे को 99% लिसनिंग अफेक्ट नहीं होती, उसको यही लगता है कि उतनी ही आवाज़ आ रही है, क्योंकि दोनों तरफ के सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस एक ही कान से भी जा सकते हैं, ठीक है। फिर उससे आगे लैटरल लेमिनिस्कस पे जाता है। और लैटरल लेमिनिस्कस, जैसे मीडियल लेमिनिस्कस है ना, वो याद रखना है, वो मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे जो है वो 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन और प्रोप्रियोसेप्शन वाला है। लैटरल लेमिनिस्कस जो है ना, ये ऑडिटरी पाथवे में होता है। लैटरल लेमिनिस्कस फाइबर्स लेके जो है ये जा रहे होते हैं ऊपर थैलेमस में जाकर रिले करते हैं। यहाँ से थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ना, वो थैलेमस में रिले करता है, और फिर वो आगे जाता है सुपीरियर टेम्पोरल जायरस में। तो अब एक तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि जो ऑडिटरी जो है अपना ऑडिटरी न्यूक्लियस है, वो कहाँ पड़ा है, तो वो सुपीरियर टेम्पोरल जायरस में पड़ा है। ऑडिटरी सेंटर कहाँ है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो वो सुपीरियर टेम्पोरल जायरस में। और बाकी ये तुझे पता होना चाहिए कि इन्फीरियर कॉलिकुलस से गुजर है, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी से गुजर है, जो कि मीडियल जेनिकुलेट बॉडी बेसिकली थैलेमस का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये तुझे पाथवे पता होना चाहिए पूरा। उसके बाद इसी तरह आइज़ का पाथवे पता होना चाहिए। अब एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, वो है आइज़ का कंजुगेट गेज, ठीक है ना। अब गेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो मैं तुझे बता देता हूँ। देख, हॉरिजॉन्टल गेज होता है, यानी कि जैसे मैं हॉरिजॉन्टल गेज का मतलब है मैं लेफ्ट या राइट जो देख रहा हूँ, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल गेज है, ठीक है। दोनों आंखें लेफ्ट मुड़ी हैं, दोनों आंखें राइट मुड़ी हैं। और एक होता है वर्टिकल गेज। वर्टिकल गेज ये होता है कि मैं ऊपर और नीचे देख रहा हूँ, ठीक है। दोनों के कंट्रोल सिस्टम अलग हैं, और दोनों के अलग डैमेज, दोनों के मुख्तलिफ चीज़ें डैमेज होने से दोनों इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हॉरिजॉन्टल गेज की, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल गेज किस तरह कंट्रोल हो रहा है, देख, एक थर्ड जो मीडियल रेक्टस है वो सप्लाई हो रहा होता है थर्ड नर्व से, ऑक्यूलोमोटर नर्व से, जिसकी वजह से आई मीडियल मूव करती है। मीडियल मूव होने का मतलब अडेक्ट होती है, ठीक है। और जो लेटरल रेक्टस है, जो कि आँख को लेटरल मूव करता है, वो होता है सिक्स्थ नर्व से सप्लाई। तो यानी कि बेसिकली थर्ड नर्व जो है वो कनेक्टेड होती है सिक्स्थ नर्व के साथ, जिसकी वजह से अगर एक आँख जो, अगर तू तू सर सीधा और तू सीधी जानिब देख रहा है, तो तेरी राइट आई भी राइट जाएगी और लेफ्ट आई भी राइट। लेकिन एक का लैटरल रेक्टस कॉन्ट्रैक्ट होगा और एक का मीडियल रेक्टस, यानी कि थर्ड और सिक्स्थ नर्व आपस में कनेक्टेड होंगी, ठीक है। अब ये थर्ड और सिक्स्थ नर्व का जो आपस में कनेक्शन है ना, ये होता है मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के थ्रू, ठीक है। फाइबर्स होते हैं मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के, उससे वो कनेक्शन होता ये है कि जो एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस होता है ना, सिक्स नर्व का न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस जो है वो जब वो उसमें से सिक्स नर्व के लिए फाइबर्स तो जा रहे हैं, लेकिन उसी में से साथ जो है वो ऑपोजिट आई की ऑक्यूलोमोटर नर्व को भी न्यूक्लियस जा रहे होते हैं, ऑपोजिट आई की, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर मेरा राइट एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस डैमेज है ना, तो मेरी दोनों आंखें जो है वो राइट नहीं देख सकेंगी,
ठीक है, वजह क्या है? देख, अगर राइट एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज है तो मेरी राइट आई जो है वो लैटरल रेक्टस काम नहीं करेगा, तो जो राइट आई है वो राइट नहीं देख सकेगी, ठीक है, लेकिन लेफ्ट आई नॉर्मल होगी। लेकिन अगर मेरा राइट एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस डैमेज है तो फिर मेरी राइट आई भी राइट नहीं देख सकेगी और लेफ्ट आई भी राइट नहीं देख सकेगी, क्योंकि जो राइट एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस है ना, वो ही सिग्नल भेजता है लेफ्ट ऑक्यूलोमोटर को कि ये भी राइट देखे, तो वो सिग्नल ही नहीं जाएगा, जिसकी वजह से राइट लेफ्ट आई भी राइट नहीं देख सकेगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये एमसीक्यू में आती है, ये याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस जो है ये डैमेज होता है मल्टीपल स्क्लेरोसिस में, बायलैटरल डैमेज होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखनी है, मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस दोनों तरफ के होते हैं, राइट भी होता है लेफ्ट भी होता है, ठीक है। तो मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस क्या डैमेज होगा तो क्या होगा, जिस साइड का मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस डैमेज होगा ना, उस साइड की आंख जो है वो अडक्ट नहीं होगी, उस साइड की आंख अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि उस साइड का मीडियल रेक्टस काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उस साइड का जो ऑक्यूलोमोटर नर्व है ना, उसको सिग्नल नहीं जाएंगे एब्ड्यूसेंट से, ठीक है, क्योंकि ये मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस एब्ड्यूसेंट के सिग्नल्स को ऑक्यूलोमोटर तक पहुंचाता है ना, तो वो जिस साइड का मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस डैमेज हुआ है उस साइड की आंख अंदर नहीं जाएगी, अंदर मूव नहीं करेगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर राइट मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस डैमेज हुआ है तो राइट आई अडक्ट नहीं हो सकेगी, अंदर नहीं देख सकेगी, ठीक है, कन्वर्ज नहीं होगी। अब एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसको कहते हैं इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस के डैमेज को कहते हैं इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, और एक्स्ट्रा ऑक्युलर मसल की कोई नर्व डैमेज है, ऑक्यूलोमोटर नर्व डैमेज हो गई या एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज हो गई, उसे कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया या इंट्रा न्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया, मतलब कैसे ये डिफरेंशिएट होगा? अगर आंख अंदर की तरफ मूव नहीं कर रही, अडक्ट नहीं हो रही, तो ये ऑक्यूलोमोटर नर्व का भी तो लेजन हो सकता है ना। तो इसको डिफरेंशिएट इस तरह करेंगे कि तू चेक करेगा अकोमोडेशन, इसमें इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया में अकोमोडेशन डैमेज नहीं होती, अकोमोडेशन दोनों आंखों की होगी, यानी कि उसी तरह प्यूपिल साइज में छोटा होगा और थोड़े से मिडिल मूव करेंगे दोनों प्यूपिल, लेकिन आंख अंदर नहीं मूव कर सकेगी, तो तुझे पता चलेगा कि अच्छा ये इंट्रान्यूक्लियर ऑफ्थेल्मोप्लेजिया है, ये ऑक्यूलोमोटर लेजन नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये तो हॉरिजॉन्टल गेज का कनेक्शन है आपस में। अब हॉरिजॉन्टल गेज जो है सेरेब्रल और मेन सेंटर्स कहाँ से हैं जहाँ से हॉरिजॉन्टल गेज कंट्रोल हो रहा है, तो वो दो तरह के सेंटर्स होते हैं, एक होता है फ्रंटल आई फील्ड एरिया, और ये फ्रंटल आई फील्ड एरिया फ्रंटल लोब में होता है और इसका ब्रॉडमैन एरिया नंबर 8 है ये, ठीक है। फ्रंटल आई फील्ड एरिया दोनों फ्रंटल लोब्स में होता है, राइट में भी लेफ्ट में भी। और एक होता है पैरामीडियन पॉन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ये पॉन्स में होते हैं और ये भी लेफ्ट राइट होते हैं, PPRF, पैरामीडियन पॉन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। ये बेसिकली रेटिकुलर फॉर्मेशन का एक वो है कॉम्प्लेक्स, लेकिन इसका काम होता है आंख का मूवमेंट कंट्रोल करना। अब काम समझ ले, फ्रंटल आई फील्ड एरिया का काम होता है कि आंखों को दूसरी तरफ मूव करना। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड एरिया है ना, तो इसका काम है कि मेरी दोनों आंखों को राइट दिखाए, राइट की तरफ मोड़े दोनों आंखों को, ठीक है। और जो राइट फ्रंटल आई फील्ड एरिया, उसका काम है कि दोनों आंखों को लेफ्ट मोड़े, ठीक है। और जो वो पेशेंट होता है जिसके अंदर वो जो तूने देखा होगा, जो अक्सर फॉलिज के मरीज आते हैं वो एक तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है, वो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी। वो बेसिकली फ्रंटल आई फील्ड एरिया के डैमेज होने से हो जाता है। होता ये है कि फॉर एग्जांपल जो लेजन है वो लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर पे हुआ है, तो बॉडी में तो राइट साइड पे सारा पैरालिसिस आएगा, ठीक है, लेकिन लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर का लेजन है, तो इसका मतलब है लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड एरिया काम नहीं कर रहा। तो लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड एरिया का काम क्या होता है कि आंखों को राइट दिखाए, ठीक है। अब वो जो PPRF है ना, पैरामीडियन पॉन्टाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन, उसका काम होता है सेम साइड पे दिखाए। जो लेफ्ट PPRF है वो लेफ्ट साइड पे ही आंखों को मोड़ेगा और जो राइट है वो राइट साइड पे मोड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये लेफ्ट सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये डैमेज हुआ है, तो लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड एरिया काम नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन PPRF काम कर रहा है लेफ्ट साइड का, ठीक है। तो आंखें जो है वो फ्रंटल आई फील्ड एरिया का काम होता है आंखों को राइट मोड़ना, और PPRF का काम होता है आंखों को लेफ्ट मोड़ना। तो अब लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड एरिया का काम ही खत्म हो गया, क्योंकि वो तो डैमेज हो गया, तो वो उसका काम खत्म हो जाएगा, और लेफ्ट PPRF की वजह से आंखें सेम साइड पे देखना शुरू हो जाएंगी टूवर्ड्स द लेजन, यानी कि जिस साइड का सेरेब्रल हेमिस्फीयर डैमेज है उसी तरफ आंखें देखना शुरू हो जाएंगी। तो इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल गेज पाल्सी। ये बेसिकली फ्रंटल आई फील्ड एरिया के डैमेज होने से होती है,
ठीक है ना। तो अब ये याद रखना है, फ्रंटल आई फील्ड एरिया का काम होता है दोनों आंखों को ऑपोजिट साइड दिखाना, और इफ जो पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन है इसका काम होता है दोनों आंखों को सेम साइड दिखाना। ठीक है, तो अगर मैं तुझसे पूछूं कि लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड एरिया डैमेज हुआ है ना, तो क्या होगा, तो उसका आंसर होगा कि अगर लेफ्ट फ्रंटल आई फील्ड एरिया डैमेज हुआ है तो दोनों आंखें राइट नहीं देख सकती, दोनों की दोनों। ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं तुझसे पूछूं कि लेफ्ट पीपीआरएफ पैरामीडियन पोंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन डैमेज हुआ है तो दोनों आंखें लेफ्ट नहीं देख सकेंगी। ठीक है, ये याद रखना है, दोनों आंखों को कंट्रोल कर रहा होता है ये। एक आंख के ऊपर तूने नहीं जाना, ये दोनों आंखों को कंट्रोल करता है। ठीक है। इसी तरह अगर मैं तुझसे पूछूं कि राइट एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज हो गई है तो क्या होगा, तो राइट एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज होगा तो राइट आई जो है वो राइट नहीं देख सकेगी। ठीक है, अगर मैं तुझसे पूछूं कि राइट पीपीआरएफ डैमेज हो गया है तो दोनों आंखें राइट नहीं देख सकेंगी। अगर मैं तुझसे पूछूं कि राइट फ्रंटल आई फील्ड एरिया डैमेज हो गया तो दोनों आंखें लेफ्ट नहीं देख सकेंगी। ठीक है, अगर मैं तुझसे कहूँ कि भाई राइट मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस डैमेज हो गया है तो राइट मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस का मतलब है कि राइट आई जो है वो लेफ्ट नहीं देख सकेगी, राइट आई अडक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो ये चीज़ें इसी तरह एमसीक्यू में बन के आ सकती हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग भी हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, इनको इस तरह याद रखना है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि राइट एब्ड्यूसेंट नर्व डैमेज हुई है तो तू पेशेंट राइट नहीं देख सकेगा, लेकिन अगर राइट एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस डैमेज हुआ तो दोनों आंखें राइट नहीं देख सकेंगी। ठीक है, उसकी वजह मैं तुझे पहले समझा चुका हूँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको सही से समझ लेना है। तो उसके बाद आगे आ जाओ पेज नंबर 328 पे। ठीक है, उसके अंदर आ जाओ जी कि ब्रेन स्टेम की ब्लड सप्लाई क्या है। तो ब्रेन स्टेम की ब्लड सप्लाई दो मेन आर्टरीज से आ रही हैं। ठीक है, ब्रेन एक तो होगी वर्टिब्रल आर्टरी और एक होगी बेसिलर आर्टरी। ठीक है, जो वर्टिब्रल आर्टरी है पहले उसको बता दूं कि ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी से निकलती है और ये अपर 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा की जो फॉर्मन ट्रांसफर सेरियम होते हैं उनके अंदर से पास होती हुई ऊपर एंटर होती है। ठीक है, और वर्टिब्रल आर्टरी जो है ये दोनों तरफ की वर्टिब्रल आर्टरी आपस में मिलके और पॉन्स के ऊपर पॉन्टोमेडुलरी जंक्शन से बेसिलर आर्टरी बना देती हैं। ठीक है, और यही वर्टिब्रल आर्टरी से दो मेन ब्रांचेस निकल रही हैं। एक तो ये दोनों तरफ से वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेस मिलके आपस में बना देती हैं एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी, जिसका डैमेज मैंने तुझे पिछले चैप्टर में बताया था कि अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी डैमेज हो तो डॉर्सल कॉलम को छोड़ के बाकी दोनों चीज़ें इफेक्ट होती हैं, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स भी इफेक्ट होते हैं और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट्स भी इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये एंटीरियर 2/3 सप्लाई करती है स्पाइनल कॉर्ड को, और पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी जो है वो सिर्फ पोस्टीरियर उसको डॉर्सल कॉलम को सप्लाई करती है। कॉन्ट्रल बायलेटरल होकर दोनों डैमेज। ठीक है ना। और एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी के अलावा जो ब्रांच है इसकी वर्टिब्रल आर्टरी की वो होती है ये अपना पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। ठीक है, पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी जो है ये भी इसी की ब्रांच है। उसके बाद आ जाए बेसिलर आर्टरी। जो बेसिलर आर्टरी बनती है उसकी 4-5 ब्रांचेज हैं, जिसके अंदर एक तो पैरामीडियन ब्रांचेज होती हैं। ठीक है, जो छोटी छोटी ट्विग्स निकली होती हैं पॉन्स को सप्लाई करती हैं। एक होती है एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एक होती है सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी, एक होती है पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी। ठीक है, जैसे एंटीरियर मिडल सेरिब्रल है ना, इस तरह पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी बेसिकली बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। और एक होती है लेब्रेंथाइन आर्टरी। लेब्रेंथाइन आर्टरी जो मैंने पहले भी कल जिक्र किया था कि वो इंटरनल कॉस्टिक मीटस में मूव कर जाती है। ठीक है, तो ये मेन दो आर्टरीज हैं जो ब्रेन स्टेम सप्लाई कर रही हैं, ब्रेन स्टेम को सप्लाई कर रही हैं। एक वर्टिब्रल आर्टरी उसकी 2 ब्रांचेस और एक ये जो आपकी है बेसिलर आर्टरी इसकी 4 ब्रांचेस, और लेब्रेंथाइन आर्टरी जो है वो ब्रेन स्टेम को सप्लाई नहीं कर रही होती, वो इंटरनल कॉस्टिक मीटस में चली जाती है। ठीक है, तो ये तुझे ब्रांचेस पता होनी चाहिए और इन्हीं ब्रांचेस से रिलेटेड जो है वो ब्रेन स्टेम लेजन्स पता होने चाहिए, खास तौर पे कि कौन से किस आर्टरी से कौन सा लेजन हो रहा है। ठीक है, अब ब्रेन स्टेम जो लेजन है ना तो 3 चीज़ें हमेशा होंगी, याद रखना है। अगर ब्रेन स्टेम इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, तो 3 चीज़ें हमेशा होंगी। वो 3 चीज़ें क्या हैं, कोई भी क्रेनियल नर्व इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि ब्रेन स्टेम में सब क्रेनियल नर्व्स के न्यूक्लियस बने हुए हैं। ठीक है, दूसरी बात ब्रेन स्टेम में से कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक भी गुजर रहा है, स्पाइनोथैलेमिक भी गुजर रहा है और मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस भी गुजर रहा है। ठीक है, सॉरी मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस कह रहा हूँ, डॉर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कल पाथवे भी गुजर रहा है। तो इन तीनों में से कोई भी एक या 2 ट्रैक्स भी डैमेज हो सकते हैं। ठीक है, और हमेशा इप्सीलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम भी होगा साथ, क्योंकि ब्रेन स्टेम से ही सारे सिंपैथेटिक फाइबर्स को जो ट्विग्स जारी होती हैं जो सर्वाइकल सिंपैथेटिक कॉलम को, जिसकी वजह से इप्सीलेटरल हॉर्नर सिंड्रोम। तो ये 3 चीज़ें हमेशा होंगी अगर आपका ये ब्रेन स्टेम साइंस है। ठीक है,
अब ब्रेन स्टेम साइंस में ना सबसे पहला जो है सिंड्रोम वो है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। पेज नंबर 330 पे देख लें। इसके अंदर क्या होगा कि मेडुला डैमेज होगा उस लेवल पे जहाँ से हाइपोग्लॉसल नर्व निकल रही है, मीडियल, ठीक है ना। तो साथ उसमें पिरामिड्स भी डैमेज होंगे। तुझे पता है पिरामिड्स के अंदर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स मूव कर रहे होते हैं। तो यानी कि कॉन्ट्रालेटरल स्पैस्टिक पैरालिसिस हो जाएगा अपर मोटर न्यूरॉन लेजन की वजह से, ठीक है। मीडियल मेनिस्कस डैमेज होता है जिसकी वजह से प्रोप्रियोसेप्शन खराब होगी और टंग जो है वो सेम साइड पे निकल के सेम साइड की तरफ टर्न हो जाएगी, यानी कि हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज होगी। तो ये है मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम। इसी तरह लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम होगा, वो थोड़ा सा लैटरल हो जाएगा। जब थोड़ा सा लैटरल हो जाएगा तो उसमें वेगस नर्व का न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो जाएगा, मेन चीज़, क्योंकि मेडुला में तुझे मैंने बताया था न्यूक्लियस एम्बिगस होता है। तो न्यूक्लियस एम्बिगस जब इन्वॉल्व हो जाएगा तो ये मोटर न्यूक्लियस है वेगस नर्व का, और यानी कि फेरेंक्स के, सॉफ्ट पैलेट के, लैरिंक्स के मसल्स को सप्लाई कर रहा था वो ख़राब हो जाएंगे, गैग रिफ्लेक्स ख़राब हो जाएगा। तो एक तो बार बार नेजल रिगर्जिटेशन होगी पेशेंट के, क्योंकि सॉफ्ट पैलेट के मसल काम नहीं करे, डिसआर्थरी है, पेशेंट बात नहीं कर सकेगा सही से फेरेंक्स के मसल्स डैमेज होने की वजह से, और गैग रिफ्लेक्स ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होगा लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में। अच्छा, मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होता है अगर एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की एक्लूजन हो जाए, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इससे पहले मैंने तुझे बताया था कि अगर वर्टिब्रल कैनाल में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी की एक्लूजन हो जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि बायलेटरल पेन, टेम्परेचर सेंसेशन और बायलेटरल हेमीप्लेजिया होगा। उसकी रीज़न मैंने तुझे बता दी थी, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेन स्टेम में एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी इन्वॉल्वमेंट है तो फिर मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम होगा, ठीक है। फिर आ जाए लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम। लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम में मैंने तुझे बताया कि एक तो न्यूक्लियस एम्बिगस इन्वॉल्वमेंट होगी जिसकी वजह से मोटर साइंस आएंगे सारी, और दूसरी बात इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल डैमेज होगा जिसकी वजह से सेरिबेलर है ना, तो एटेक्सिया याद रख लेना है, ठीक है। सेम साइड का इप्सिलेटरल लिम्ब एटेक्सिया होगा। दूसरी बात है इसी साइड पे वेस्टिबुलर न्यूक्लियस भी होंगे, तो वेस्टिबुलर निस्टिग्मस वगैरह ये सारी चीज़ें भी आ सकती हैं। बाकी स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्स भी डैमेज हो सकते हैं, उनके साइंस भी आ सकते हैं। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट है इसमें न्यूक्लियस एम्बिगस की इन्वॉल्वमेंट और सेरिबेलर साइंस, ठीक है। और सेरिबेलर साइंस किस वजह से होते हैं? इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल। अब ये सेरिबेलर पेडंकल भी मैं तुझे बता देता हूँ, 3 सेरिबेलर पेडंकल्स होते हैं। सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो है वो सेरिबेलम को के आउटपुट फाइबर्स लेके जा रहे होते हैं, और ये आउटपुट फाइबर्स जो कनेक्ट कर रहा होता है सुपीरियर मिड ब्रेन के साथ और ऊपर सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ। जो मिडिल सेरिबेलर पेडंकल है ये पॉन्स के साथ कनेक्ट कर रहा होता है सेरिबेलम को, और जो इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है ये मेडुला के साथ कनेक्ट कर रहा होता है सेरिबेलम को। मिडल और इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल जो हैं ये इनके अंदर इनपुट फाइबर्स होते हैं जो कि फाइबर्स सेरिबेलम की तरफ आ रहे होते हैं, और जो सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल होता है उसके अंदर आउटपुट फाइबर्स होते हैं जो सेरिबेलम से ऊपर हायर ब्रेन सेंटर्स में जा रहे होते हैं फाइबर्स, ठीक है ना। अच्छा, ये लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम बता दिया। उसके बाद आ जाओ जी, लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम को वेलेनबर्ग सिंड्रोम भी कहते हैं, और लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम होता है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी की वजह से, ऑक्लूजन से। ये याद रखनी है चीज़ें, ठीक है, ये नहीं भूलनी। तो ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेज हैं, मीडियल और लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम्स जो है ना, ये दोनों वर्टिब्रल आर्टरी की ब्रांचेज की वजह से होता है। उसके बाद आ जाओ पॉन्टाइन सिंड्रोम्स। तो मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम जो है ना, यानी कि पॉन्स अगर डैमेज होगा तो उसके अंदर क्या होगा कि मीडियल पॉन्टाइन जो होगा तो उसके अंदर जो पता होना चाहिए कि पॉन्स के अंदर जो है वो 7th नर्व का न्यूक्लियस पड़ा है, तो जो है वो 6th नर्व का न्यूक्लियस उधर पड़ा होता है, तुझे पता है, जिसकी वजह से स्ट्रेबिस्मस होगा, लेटरल रेक्टस पैरालिसिस हो जाएगी, एब्ड्यूसेंस, ठीक है। दूसरी बात कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स उसी तरह इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। तो अगर 6th नर्व की इन्वॉल्वमेंट है तो वो तू समझ जा के, और साथ कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्स की इन्वॉल्वमेंट है तो ये तू समझ जा कि ये मीडियल पॉन्टाइन है, ठीक है। 6th नर्व की इन्वॉल्वमेंट और कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक तो वो मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम है, ठीक है। और साथ फेसिस ये अपने फेशियल फाइबर्स भी डैमेज हो सकते हैं साथ, ठीक है। और ये होता है जो मीडियल पॉन्टाइन सिंड्रोम होता है, ये पैरामीडियन ब्रांचेस ऑफ बेसिलर आर्टरी की वजह से हो सकता है। इसी तरह लैटरल पॉन्टाइन सिंड्रोम है, ये भी एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी की वजह से होता है, जो कि अगेन बेसिलर आर्टरी की ब्रांच है। और इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो तुझे इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करेगा वो ये कि फेशियल न्यूक्लियस इन्वॉल्व होंगे, तो फेशियल साइंस आएंगे, ठीक है। फेशियल साइंस के साथ जो है वही कोई ना कोई कॉर्टिकोस्पाइनल या स्पाइनोथैलेमिक साइन आएगा, ठीक है। तो और साथ वो ये होगा मिडिल सेरिबेलर पेडंकल, क्योंकि पॉन्स के साथ मिडिल सेरिबेलर पेडंकल लगा होता है तो वो डैमेज हो सकता है, तो सेरिबेलर साइंस आएंगे, एटेक्सिया, फेशियल साइंस, सेरिबेलर साइंस, और साथ आपका हो जाएगा
कि ये कोई भी ट्रैक डिसेंडिंग या असेंडिंग ट्रैक का कोई ना कोई डैमेज होगा। ठीक है, तो फेशियल नर्व इन्वॉल्वमेंट होगी तो वो हो गई आपकी लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम, आइका। ठीक है, एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी। फिर आ जाओ पोंटो सेरिबेलर, पोंटो मेडुलरी जंक्शन जो होता है या पोंटो सेरिबेलर एंगल जो होता है। ठीक है, यहाँ पे स्वेलिंग्स, यहाँ पे सबसे मेन स्वेलिंग जो है ना अकॉस्टिक न्यूरोमा या जिसे श्वानोमा कहते हैं वो होती है। और ये श्वानोमा बेसिकली 8th नर्व के साथ एसोसिएट होता है, वेस्टिबुलोकोक्लियर नर्व के साथ होता है। और जब अकॉस्टिक न्यूरोमा बन जाए तो ये आगे लेटर ऑन 7th नर्व को और 5th नर्व को कंप्रेस भी करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की। उसके बाद आ जाओ जी मिड ब्रेन सिंड्रोम। तो मिड ब्रेन के अंदर दो सिंड्रोम है बड़े इंपॉर्टेंट है, एक है एंटीरियर मिड ब्रेन यानी कि वेंट्रल मिड ब्रेन सिंड्रोम, और एक है पोस्टीरियर डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम। जो डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम है इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मिड ब्रेन के डॉर्सल पार्ट पे सुपीरियर और इन्फीरियर कॉलिकुलस होते हैं। तो ये जो डॉर्सल मिड ब्रेन है ना ये सुपीरियर कॉलिकुलस को इन्वॉल्व करता है, क्योंकि सुपीरियर कॉलिकुलस के ऊपर ही होता है पाइनियल ग्लैंड। ठीक है, तो डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम होता है अगर पाइनियल ग्लैंड का ट्यूमर हो, बेसिकली पाइनिलियोमा हो, तो वो सुपीरियर कॉलिकुलस को कंप्रेस करना शुरू हो जाता है। सुपीरियर कॉलिकुलस का काम गेज के साथ है, मैंने तुझे पहले बताया था, आइस के साथ। सुपीरियर कॉलिकुलस का काम होता है आंखों को ऊपर और नीचे दिखाना, जैसे फ्रंटल आई फील्ड और पीपीआरएफ का काम होता है लेफ्ट राइट दिखाना ना, इसका काम होता है सुपीरियर कॉलिकुलस का ऊपर और नीचे दिखाना। तो अगर सुपीरियर कॉलिकुलस डैमेज होगा तो पेशेंट ऊपर और नीचे नहीं देख सकेगा। ठीक है ना, यानी कि हॉरिजॉन्टल वर्टिकल गेज पाल्सी आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कि वर्टिकल गेज पाल्सी जो है वो डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम या पेरिनॉर्ड सिंड्रोम इसे कहते हैं उसमें होती है। साथ प्री टेक्टल एरिया भी डैमेज होता है, और प्री टेक्टल एरिया याद रखना है कि ये लाइट रिफ्लेक्स कंट्रोल करता है, तो लाइट रिफ्लेक्स भी लॉस हो सकता है। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाओ जी वेंट्रल मिड ब्रेन सिंड्रोम, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक जितने मिड ब्रेन सिंड्रोम्स बताए हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी पास पेपर में वेंट्रल मिड ब्रेन सिंड्रोम यानी कि वेबर सिंड्रोम से ही बने हुए हैं। और इसके अंदर क्या है कि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी कि ऑपोजिट कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया होगा, और साथ थर्ड नर्व के साइंस होंगे, यानी कि पेशेंट जो है वो मीडियल नहीं देख सकेगा और उसको डिप्लोपिया होगा मीडियल देखते हुए। ठीक है ना, तो ये जो थर्ड नर्व की, क्योंकि तुझे पता है मिड ब्रेन के अंदर थर्ड नर्व न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस। ठीक है, तो मिड ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट की थर्ड नर्व न्यूक्लियस इन्वॉल्वमेंट होगी, और साथ पेशेंट के कॉन्ट्रालेटरल साइंस होंगे जो मैंने तुझे पहले बता दिए, जो अपना है कॉन्ट्रालेटरल साइंस आपके जो होते हैं हेमिप्लेजिया। ठीक है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको बड़ा आसान तरीका है याद रखने का, मैंने तुझे पहले बता दिया था ब्रेन स्टेम में के ट्रैक्स तो इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। ठीक है, अगर तो मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है तो उसके अंदर हाइपोग्लॉसल इन्वॉल्वमेंट है, और साथ वो आपका हो जाएगा कोई ना कोई ट्रैक इन्वॉल्व होगा, हेमिप्लेजिया या हेमिपेरीसिस। ठीक है, अगर लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम है तो उसमें न्यूक्लियस एम्बिगस इन्वॉल्व है, तो वेगस नर्व के साइंस आएंगे, साथ सेरिबेलर साइंस होते हैं क्योंकि वो लैटरल साइड से पेडंकल जुड़ा होता है। ठीक है, तो अटेक्सिया वगैरह आएगा। अगर मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम है, दोनों की ब्रांचेस पता होनी चाहिए कौन कौन किससे हो रहा है। ठीक है, अगर मीडियल पोंटाइन सिंड्रोम है तो वो तुझे उसके अंदर जो है वो तुझे आ जाएंगी 6th नर्व के साइन और साथ हेमिप्लेजिया। अगर लैटरल पोंटाइन सिंड्रोम है तो उसके अंदर आएंगे 7th नर्व के साइन। ठीक है, और साथ हेमिप्लेजिया। ठीक है, अगर डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम है तो उसके अंदर तुझे वर्टिकल गेज पाल्सी होगी, और अगर वेंट्रल मिड ब्रेन सिंड्रोम या जिसे आप कहते हैं वेबर सिंड्रोम है तो उसके अंदर थर्ड नर्व की साइन होगी, और साथ और साथ होगा कॉन्ट्रालेटरल हेमिप्लेजिया। ठीक है, जो वेबर सिंड्रोम है ये पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी की वजह से होता है, और जो पेरिनॉड सिंड्रोम है उसकी वजह मैंने तुझे बता दी कि वो बेसिकली पाइनियल रीजन का ट्यूमर होता है जिसकी वजह से डॉर्सल मिड ब्रेन सिंड्रोम हो रहा होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी सारी जो कवर की है। उसके अलावा आगे आ जाओ जी, रेटिकुलर फॉर्मेशन के 3 न्यूक्लियस होते हैं, मेन पता होना चाहिए। एक रेफे न्यूक्लियस होता है, इसका काम होता है सुलाना। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है नींद के साथ ना, तो जो नॉन रैम जो फेज़ होते हैं स्लीप का उसको कंट्रोल करता है रेफे न्यूक्लियस, और सेरोटोनिन रिलीज कर रहा होता है, और ये रेफे न्यूक्लियस का काम होता है सुलाना। एक और न्यूक्लियस होता है लोकस सेरेलियस। लोकस सेरेलियस का काम होता है जगाना। ठीक है, अराउजल में इसका मदद होती है लोकस सेरेलियस। ठीक है, अगर एक पेशेंट को समझ ले सो गया और वो उठ नहीं रहा तो उसका लोकस सेरेलियस काम नहीं कर रहा। ठीक है ना, और दूसरा होता है एक पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर। ठीक है, पेरी एक्विडक्टल ग्रे मैटर्स जो है ये मिड ब्रेन तक गया होता है, और इसके अंदर भी मुख्तलिफ ये भी ओपियोइड्स वगैरह इधर एक्ट कर रहे होते हैं। काम इसका एग्जैक्ट इन्होंने जो है वहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि क्या काम है।